हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के बीच में बीटीएससी एएनएम और बिहार स्टाफ नर्स से रिलेटेड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो मैं जैसा कि आप लोगों के बीच में पिछले क्लास में नर्सिंग आर्ट से रिलेटेड एमसीक्यू करवा चुकी हूँ। तो मैं आप लोग को बता भी दी हूँ कि जहाँ भी आप लोगों को डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। तो इसी तरह मैं आप लोगों के बीच में जो भी एमसीक्यू है मैं उन सभी एमसीक्यू को एक्सप्लेन करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। मैं इसी तरह आप लोगों के बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया करूँगी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यू। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कह रहा है कि नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कब लागू किया गया। ठीक है, ये जो नेशनल मलेरिया का इराडिकेशन का मतलब होता है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे मैं उन लोगों को बता रही हूँ आप लोग, क्योंकि उन लोगों को था इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इराडिकेशन का मतलब हो गया उन्मूलन। ठीक है, यानी कि कब मलेरिया समाप्त हुआ था, कौन साल में समाप्त हुआ था, वो प्रोग्राम जो है कब लागू किया गया था। तो देखिए कंट्रोल जो है किया गया था 1953 में। यहीं आपको एग्जाम में पूछ दे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, तो कंट्रोल अगर होगा, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। ठीक है, तो नियंत्रण कब किया गया था, तो 1953 में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इराडिकेशन। तो इराडिकेशन कब किया गया था, 1958 में, यानी 1958, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसकी सहायता से मिड डे मील प्रोग्राम चलता है। ये जो मिड डे मील प्रोग्राम जो होता है किसकी सहायता से चलता है। तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मिड डे मील प्रोग्राम जो कि मध्याह्न भोजन होता है, स्कूल में चलता है बच्चों लोग को। तो ये जो है किसकी सहायता से चलता है, तो ये ऑप्शन ए CARE केयर। ये जो केयर होता है, केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, ये जो है आप लोग को फुल फॉर्म याद रखना होगा। बहुत बार एग्जाम में जो है फुल फॉर्म भी पूछ देता है, आपको केयर दे देगा और इसका फुल फॉर्म पूछ देगा। तो उस टाइम जो है आप लोग को ध्यान में रहेगा, तब इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव। ठीक है, मैं एक बार लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। फॉर सी से कोऑपरेटिव हो गया, फॉर, और ए से असिस्टेंस। ठीक है, असिस्टेंस, एंड आर से हो गया रिलीफ। मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, रिलीफ एंड एवरीवेयर। ई से हो गया एवरीवेयर। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरे फुल वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो फिर आप लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा, जिसके कारण आप लोग को प्रॉब्लम होगा और आप लोग समझ भी नहीं पाइएगा। इसलिए ये स्किप नहीं कीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट को आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। तो इस यहाँ पे हो गया कि किसकी सहायता से मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, तो केयर CARE। ठीक, अब आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि यूनिसेफ की स्थापना हुई। ये जो यूनिसेफ होता है, यूनिसेफ का फिर यहाँ देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये यूनिसेफ जो हुआ UNICEF, तो यू का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, यूनाइटेड नेशंस। एन का मतलब हो गया नेशन। ठीक है, नेशंस। फिर आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। फिर सी का मतलब हो गया चिल्ड्रेन। ई का हो गया इमरजेंसी।
और एफ का मतलब हो गया फंड। ठीक है, ये जो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसमें जो है बच्चों के लिए एक फ़ंड बनाया गया था। इसके लिए मैं विस्तृत से आप लोगों के बीच में अभी एमसीक्यू करवा रही हूँ। मैं आप लोग के बीच में थ्योरी भी लेके आऊँगी, थोड़ा टाइम का अभाव होने के कारण, क्योंकि जॉब प्लस फिर क्लास लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं फिर भी आप लोग को मैनेज करूँगी, थ्योरी भी कंप्लीट करवाऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है कि यूनिसेफ की स्थापना हुई। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना ऑप्शन सी हो जाएगा 1946 में। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि कब, क्योंकि ये सारा ईस्वी वाला बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो 1946 हो गया। आप देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, ऑप्शन डी। आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? डॉट्स का पूरा नाम देखिए, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ दिया DOTS का, तो इसका हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये किस में दिया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। डॉट्स जो है टीवी वाले पेशेंट में दिया जाता है। जिस व्यक्ति को टीवी हो जाता है तो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? डॉट्स कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि डॉट्स ट्रीटमेंट किसको दिया जाता है? टीवी वाले पेशेंट को। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन उलट के पूछ देगा कि टीवी वाले पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसको क्या दिया जाता है? डॉट्स, DOTS। ये सब भी आप लोग प्लीज़ मेरी एक एक बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। आप लोग को एक क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेट करके बता रही हूँ, ताकि आप लोग को कहीं से भी एग्जामिनर घुमा के पूछे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ठीक है, ये जो एड्स है, बहुत सारे डिजीज़ को कब कंट्रोल किया गया, कब इराडिकेट किया गया, ये सब पूछेगा ही। इसलिए आप लोग साथ ही साथ अपने कॉपी में कलम कॉपी लेके बैठिएगा। ये नहीं है कि मेरा क्लास देख लिए तो आप लोग को याद ही हो जाएगा। जो जो मैं आप लोग को बता रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ? ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ है? तो 1987 में, ऑप्शन ए। ये ईस्वी आप लोग को याद रखना होगा। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि आर्टिफिशियली फीड बेबी को दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब बेबी को आर्टिफिशियली कृत्रिम जो दूध देते हैं तो उसको दूध की कितनी आवश्यकता होती है? तो उस बच्चा को जो है 150 ml प्रति केजी, यानी कि उसके 1 केजी के अनुसार 150 ml, जितना केजी का बच्चा रहेगा उतना को क्या करना, 150 से गुना कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कितनी आबादी पर एक अर्बन लेप्रोसी सेंटर स्थापित किया जाता है? यानी कितना आबादी पर, अर्बन का मतलब हो गया शहरी, लेप्रोसी सेंटर स्थापित किया गया है। मतलब यहाँ पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 50,000 पे, ऑप्शन बी। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, WHO के साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र का मुख्यालय है। यहाँ WHO का साउथ ईस्ट एशिया का मुख्यालय पूछ रहा है, तो यहाँ हो गया नई दिल्ली। ठीक, ऑप्शन बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हेल्थ सर्वे व डेवलपमेंट कमेटी का कंसेप्ट दिया था। इनकी हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी का कॉन्सेप्ट जो है कौन दिए थे? यहाँ पे बोहार कमेटी ने दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कमेटी से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। मैं आप लोगों के बीच में कमेटी से रिलेटेड थ्योरी पार्ट भी लाऊंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी न्यू आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं धीरे धीरे MCQ के साथ साथ आप लोगों के बीच थ्योरी भी लाऊंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? तो बोहार कमेटी ने दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि बेसिक हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट बताया। जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उसका कॉन्सेप्ट कौन बताए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चड्डा कमेटी बताए थे। आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करा है कि नियोनेटल मोर्टेलिटी में किस आयु तक की मृत्यु सम्मिलित है। देखिए नियोनेट का मतलब हो जाता है, सबसे पहले मैं यहाँ आप लोग को समझा देती हूँ कि नियोनेट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो नियोनेट का मतलब ही हो गया जो बच्चा जन्म लिया और जन्म से 28 दिन तक के बच्चे को, 1 मंथ नहीं 28 दिन तक के बच्चे को क्या कहते हैं, उसे नियोनेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसी में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। और इन्फेंट किसको कहते हैं, कहीं कहीं आपको इन्फेंट दे देगा, तो इन्फेंट जो हो जाता है 1 ईयर तक के बच्चे को कहते हैं। ठीक, 28 दिन के बाद, 28 दिन के बाद, ठीक, और 1 साल के बीच के बच्चे को क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। अब देखिए टॉडलर कब कहते हैं, तो 1 से 3 साल के बीच का जो बच्चा है उससे क्या कहते हैं, टॉडलर कहते हैं। ठीक है, ये सब मैं इस पे एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, उस पे मैं बहुत अच्छे से बता दी हूँ कि नियोनेट किसे कहते हैं, इन्फेंट किसे कहते हैं, टॉडलर किसे कहते हैं, एज ग्रुप करके मैं डिवाइड करके अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ विजिट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ नियोनेट पूछ रहा है, और मोर्टेलिटी का मतलब हुआ मृत्यु दर। ठीक है, यहाँ मोर्टेलिटी का मतलब क्या हुआ, मृत्यु दर। तो कितना तक होगा नियोनेट का मतलब, अभी जस्ट बताइए, नियोनेट का मतलब हुआ कि जो बच्चा जन्म से लेकर 28 दिन का होता है उसे नियोनेट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि हेल्थ की परिभाषा दी। तो हेल्थ का जो है परिभाषा किसने दिया है, तो हेल्थ का परिभाषा जो है WHO ने दिया है। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो WHO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने ही हेल्थ का क्या परिभाषा दिया है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, FAO का मुख्यालय है। तो FAO यहाँ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम है। FAO का जो है मुख्यालय रोम हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, किस रोग को स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट पर्सनालिटी का मतलब हुआ किसमें जो है पर्सनालिटी व्यक्ति का बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें सिजोफ्रेनिया डिजीज जो होता है जिसमें व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है वो बिगड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहा है कि समान पुरुष का कैरियोटाइप है। तो यानी समान जो नॉर्मल पुरुष है उसका क्या कैरियोटाइप है, तो उसका हो गया ऑप्शन सी, 46 रहता है, 23 पेयर रहता ही है क्रोमोजोम, जिसमें क्या होता है 46। ठीक है, ये 46 हो गया। अगर पेयर में पूछा 23 पेयर, नॉर्मल पूछा तो संख्या में तो 46, और पुरुष में क्या होता है XY होता है, और ये महिला में यानी फीमेल में क्या होता है, तो XX होता है। ठीक है, तो यहाँ 46 XY हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए समान महिला का कैरियोटाइप, तो अभी जस्ट बता दी हूँ, 46 AA हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 17 का, ऑप्शन ए 46 XX। आप देखिए क्या कह रहा है कि समान मानव कैरियोटाइप में क्रोमोजोम की संख्या होती है। यहाँ पे पेयर में नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट संख्या में पूछ रहा है, तो संख्या में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 46 हो जाएगा। वही आपको अगर जोड़ा में पूछ देता, पेयर में पूछ देता, तो कितना क्रोमोजोम होता है, 23 पेयर होता है। तो इस तरह हम लोग का आज का सेशन यहीं तक हुआ। मैं आप लोग के बीच में इसी तरह हेल्पफुल MCQ लाया करूँगी। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के बीच में थ्योरी भी लाने का कोशिश करूँगी, उसे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।